वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह है लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल एमएलटी अड्डा या फिर उसमें आईक्यू जीके ग्रुप करेंगे तो वहाँ आपको दो चैनल मिल जाएंगे। आईक्यू जीके ग्रुप पहला है और दूसरा है हमारा एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है टेलीग्राम में आप जितने से अधिक जुड़ सकते हैं। यह है टेलीग्राम, जिसमें आपको सर्च करना है फ्रेंड्स। सर्च बार में जाने के बाद एमएलटी अड्डा या फिर आपको इसमें से आईक्यू जीके गुरु ये सर्च करेंगे। दोनों को आप यहाँ नीचे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद फ्री में फ्रेंड्स आपको वहाँ बहुत सारे आपको जो स्टडी में यहाँ जो आपको वीडियो बनाता हूँ वो स्टडी का सारा नोट्स आपको मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ज्वाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए T3 एंड T4 लेवल्स, TRH लेवल्स, TSH लेवल एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। तो इसमें से कौन सा जो टेस्ट होता है बेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है TSH लेवल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थिति में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अर्थात बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है थैलेसेमिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी पर्नीशियस एनीमिया एंड प्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप नीचे मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पर्नीशियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वायरल तथा फंगल संक्रमणों से बचाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रोफिल्स, बी बेसोफिल्स, सी टी लिम्फोसाइट्स एंड डी बी लिम्फोसाइट्स। तो सभी आपको पता है फ्रेंड्स, जो संक्रमण से बचाने का काम करते हैं तो वो उसमें से लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो वो कौन सा लिम्फोसाइट्स? तो टी लिम्फोसाइट्स। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, अर्ली रीनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट होता है? तो अर्ली रीनल डिसफंक्शंस को टेस्ट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड जीएफआर। जीएफआर का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बॉडी आयरन स्टोर का सबसे सेंसिटिव मार्कर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीरम आयरन, बी सीरम फेरिटिन एंड सी सीरम ट्रांसफेरिन एंड डी सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी सीरम फेरिटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिवर डिसफंक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट होता है? तो लिवर डिसफंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको शॉर्ट में पीटी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम बढ़ता है? तो कौन सा एंजाइम बढ़ता है फ्रेंड्स? CPK-MB या फिर SGPT, SGOT एंड ट्रोपोनिन टी। तो फ्रेंड्स यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है CPK-MB, SGPT, SGOT एंड ट्रोपोनिन टी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पता है CPK-MB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज मायोकार्डियल बैंड। यह होता है CPK-MB का फुल फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ट्रोपोनिन टी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन CNS ट्यूमर? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोसाइटोमा, बी मेनिंजियोमा एंड सी है मेड्यूलोब्लास्टोमा एंड डी ओलिगोडेंड्रोमा। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स। तो CNS ट्यूमर का
तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, एस्ट्रोसाइटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लीवर एब्सेस की मोस्ट कॉमन साइट है यकृत की दाएं पाली, यकृत की बाएं पाली, दोनों पाली, बोथ लोब्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, यकृत की दाएं पाली होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेकियोस्टोमी की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, बी एयरवे मेंटेन करने के लिए, सी पाचन को सुचारू रूप से करने के लिए, एंड डी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो ट्रेकियोस्टोमी किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, एयरवे को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया बी कौन से फैक्टर की कमी से होता है? तो हीमोफीलिया जो बी होता है वो फैक्टर 9 की वजह से होता है, और हीमोफीलिया जो होता है वो फैक्टर 8 के कारण से होता है। तो इसका आंसर नंबर डी आएगा फ्रेंड्स। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हीमोफीलिया कौन से फैक्टर की कमी से होता है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हीमोफीलिया बी है। हीमोफीलिया बी जो फैक्टर 9 की वजह से होता है, और हीमोफीलिया ए आता है तो वह फैक्टर 8 की वजह से होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया के वाहक कैरियर हैं, तो हीमोफीलिया का वाहक कौन होता है? ऑप्शन है पुरुष, महिला, कुत्ता, मच्छर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि मनुष्य में हीमोफीलिया तो होता है, किंतु इसका वाहक आप सभी को पता है इसका वाहक कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ कमेंट्स में, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो वाहक होते हैं वो हमेशा महिला होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हीमोफीलिया होता है वो हमेशा पुरुषों में हीमोफीलिया होता है, किंतु महिला इनके वाहक का कार्य करती हैं। यहाँ मैं लिखा भी हूँ, पैतृक स्त्राव, रक्त स्त्राव या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक हेरेडिटरी विकार है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है या ट्रांसमिट होती है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरिया में ब्लड की उपस्थिति कहलाती है, यूरिन में ब्लड की उपस्थिति कहलाती है, अर्थात जब पेशाब करते हैं तो उसमें जब पेशाब में ब्लड की उपस्थिति होती है उससे कौन सा कहते हैं? इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा, हिमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, पोलीयूरिया एंड पायूरिया। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, हिमेचूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए CPK, ऑप्शन नंबर बी CKMB, ऑप्शन नंबर सी LDH एंड ऑप्शन नंबर डी एल्कलाइन फॉस्फेट। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी CKMB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया को प्रदर्शित किया जा सकता है लो हीमोग्लोबिन लेवल से, इंक्रीज्ड
हीमोग्लोबिन लेवल से, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से या बढ़ी हुई आरबीसी काउंट से। तो फ्रेंड्स आपको पता है सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें हमारा जो आरबीसी होता है उसका लाइफ साइकिल बहुत कम हो जाता है, अपने लाइफ साइकिल ओरिजिनल लाइफ साइकिल से बहुत कम 30-40 दिनों में यही टूटने लगते हैं। तो इसलिए हमारा जो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है जिससे हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट है, लो हीमोग्लोबिन लेवल से इसको हम जानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयरन का अवशोषण अच्छी प्रकार से होता है, कब होता है? खाली पेट में, भोजन के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो भोजन के बाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित अस्थि मज्जा के कारण विकसित होने वाले एनीमिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, बी है ब्लास्टिक एनीमिया, सी सिकल सेल एनीमिया, एंड डी उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरिन में पस की उपस्थिति कहलाती है प्रोटीन यूरिया, पॉलीयूरिया, पायूरिया एंड हीमेचूरिया। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है यूरिन में पस की उपस्थिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी पायूरिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से, पैनक्रियाज की डेल्टा कोशिकाओं से, पैनक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं से, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यह पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इसका इंसुलिन का स्त्राव होती है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसका दूसरा नाम भी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जुवेनाइल डायबिटीज़, बी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, सी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटस, एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है जुवेनाइल डायबिटीज़, बी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, सी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटस, एंड बोथ डी एंड बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड बी दोनों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जिसका शॉर्ट में IDDM सामान्यता पाई जाती है, सामान्यता किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन है शिशुओं में, बच्चों में, वयस्कों में, एंड उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है उपरोक्त सभी, सभी में यह पाया जाता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस NIDDM कॉमनली पाई जाती है इन्फेंट्स में, चिल्ड्रेन में, ओल्ड एज में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ओल्ड एज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डायबिटीज़ मेलाइटस के 3PS में से कौन सा नहीं है? तो 3PS ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पॉलीफेजिया, बी पॉलीडेप्सिया, सी पॉलीमिनोरिया, एंड डी पॉलीयूरिया। तो फ्रेंड्स ये इसमें सभी कुछ डायबिटीज़ में अधिक मात्रा में होते हैं सिवाय एक के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलीमिनोरिया, अर्थात मासिक धर्म का अधिक मात्रा में नहीं होना या होना इसका एक लक्षण नहीं है पोलियोमेलाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है ट्रेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड कंस्टिपेशन। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, इसका आंसर नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेन की pH होती है अम्लीय, क्षारीय, नेचुरल, या कोई भी pH नहीं होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह होता है क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल यूरिन में होती है
100 mg कम प्रोटीन प्रतिदिन, 200 mg से कम प्रोटीन प्रतिदिन, 150 mg से कम प्रोटीन प्रतिदिन, या फिर 50 mg से कम प्रोटीन प्रतिदिन। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी है, 50 mg से कम प्रोटीन प्रतिदिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 400 ml प्रतिदिन से कम यूरिन आउटपुट क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स 400 ml से कम अगर रोज़ प्रतिदिन कम यूरिन होता है, आउटपुट कम होता है, तो उसे क्या कहेंगे? ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, पॉलीयूरिया, हिमेचूरिया। तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं ओलिगोयूरिया। अगर 400 ml 100 ml लगभग होती है प्रतिदिन यूरिन तो उसे एन्यूरिया कहते हैं, किंतु 400 ml होती है तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरी अथवा ब्लैक कलर्ड स्टूल देखा जाता है, तो ब्लैक कलर का जो हम स्टूल होता है, मल होता है, वो किस कारण से होता है? ऑप्शन है पाइल्स में, एनल फिशर्स में, आयरन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और लोअर जीआई रक्त स्त्राव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आयरन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, आयरन की टेबलेट लेने के बाद ब्लैक कलर का स्टूल देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय की पत्थरी के निर्माण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, एंड ऑप्शन नंबर बी स्टेसिस ऑफ बाइल एसिड, एंड सी इन्फेक्शन, एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSF में नॉर्मल शुगर लेवल है, अर्थात सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है? 40 to 60 mg पर डेसीलीटर, 20 to 40 mg पर डेसीलीटर, 650 to 750 mg पर डेसीलीटर, एंड 5 to 10 mg। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 40 to 60 mg पर डेसीलीटर। आपको याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, पीलिया जॉन्डिस में होता है स्क्लेरा 41 ब्लूइश डिस्कलोरेशन, स्क्लेरा का येलोविश डिस्कलोरेशन, एंड स्क्लेरा रेडिस डिस्कलोरेशन, उपरोक्त सभी। तो जॉन्डिस में क्या होता है? तो स्क्लेरा का ऑप्शन नंबर बी आएगा, येलोविश डिस्क जॉन्डिस अर्थात पीलिया में पीलापन आ जाता है। पीलिया का लक्षण है हाइपरबिलिरूमिया, हाइपोबिलिरूमिनिया, हाइपरप्रोटीनीमिया, एंड हाइपोलिपिडीमिया। तो फ्रेंड्स पीलिया में जो बिलिरुबिन होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनिया। नेक्स्ट है, बिलिरुबिन एक उत्पाद है WBC ब्रेकडाउन का, RBC ब्रेकडाउन का, प्लेटलेट ब्रेकडाउन का, या फिर फैट ब्रेकडाउन का? तो किसका ब्रेकडाउन का एक उत्पाद होता है बिलिरुबिन? तो वह होता है RBC ब्रेकडाउन का। RBC जब अधिक मात्रा में टूटते हैं तो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, अनकोजुएटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया का कारण है बिलिरुबिन का अधिक निर्माण, बिलिरुबिन का अपर्याप्त हिपैटिक इंटैक, बिलिरुबिन का अपर्याप्त कंजुगेशन, एंड उपरोक्त सभी। तो इसका कारण होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया का कारण है यकृत से बिलिरुबिन का इम्पेयर्ड एक्सर्शंस, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, एंड हेप्टोसेलुलर डिजीज, एंड उपरोक्त सभी। तो आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 to 6 weeks, 6 to 24 weeks, 1 to 2 days, एंड 5 to 10 days। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वह 6 से अर्थात 1 से 1.5 वर्ष तक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 6 से 24 सप्ताह, अर्थात 24 सप्ताह 1.5 से 6 महीने के बीच में। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 सप्ताह, 6 से 24 सप्ताह, 3 से 5 दिन, या 1 से 2 दिन। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 2 से 6 सप्ताह।
नेक्स्ट है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर जब किया जाता है उसके लिए उपयुक्त जगह कौन सा लंबर के बीच में होते हैं? तो टी थोरेसिक 2 टू लंबर 3, नंबर 1 टू नंबर 2, नंबर 3 टू नंबर 4, नंबर 4 टू नंबर 5। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान होता है लंबर पंक्चर का वो नंबर 3 टू नंबर 4 के बीच में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो मलेरिया में, टाइफाइड में, डेंगू बुखार में या फिर फाइलेरिया में? तो प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है फ्रेंड्स वह डेंगू जो बुखार होती है उसमें बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा आज का समाप्त यही होता है वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल MLT अड्डा एंड IQGK गुरु दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इसमें मैं हमेशा आपको नॉलेज रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, साथ में आपकी PDFs नोट्स बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाया करेंगे और इसका मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।